मुगल साम्राज्य, अध्याय 4, कक्षा 7वीं इतिहास का। इसको हम शुरू करते हैं और अगली पिछली वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चेक जरूर करिएगा। और इस अध्याय के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत डीप में नहीं, क्योंकि ये 7th क्लास की है, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव बहुत रहेगी। और आपसे एक अनुरोध केवल ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप बेल आइकन को ऑन करेंगे। तो इतना अगर आपने कर लिया तो चलो हम भी शुरू करते हैं, जो कि हमारे अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। देखिए अध्याय का ओवरव्यू कुछ इस प्रकार से है। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, अभी भी है, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में अनेक जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात यानी उनके बाद आने वाले शासक अपने को अछूत ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला से ही प्राचीर राष्ट्र को जो है संबोधित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, झंडा जो है प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से फहराते हैं? लाल किले से, जो कि मुगलों ने बनाई है। और ये देखिए लाल किले की तस्वीर। अभी तो सड़कें जो हैं बहुत अच्छी बना दी गई यहाँ पर। ये इतना बड़ा किला है ना, यहीं पर बैठ करके जो है शुरू किया जाता है क्या, झंडा फहराने का कार्य। चलिए पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, इसके उत्तराधिकारी थे। मतलब माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के थे, जो कि ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक थे। इनके ये वंशज थे जिनकी मृत्यु 1404 में हो गई थी। परंतु मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां, जो मेमोरीज थी चंगेज खां से रिलेटेड, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मतलब बहुत सैकड़ों व्यक्ति को उन्होंने मार दिया था। इसलिए वो अपने आप को मंगोल या मुगल नहीं कहलवाना पसंद करते थे। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी, तो ये अपने आप को मंगोल या मुगल कहलवाते ही नहीं थे। दूसरी तरफ क्योंकि वो तैमूर के भी वंशज थे पिता की ओर से, तो मुगल जो थे वो अपने आप को तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने यानी कि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक सवाल यहाँ पर, तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1398 में। अब देखिए यहाँ पर तैमूर और उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनकी कुछ इमेजेस है, और सभी ने क्या करा था ना, अपनी फोटो जो है तैमूर के साथ, मतलब चित्र बनवाते थे। तैमूर के साथ तो नहीं खिंचवा सकते ना, तो जितने उत्तराधिकारी थे उनके, उन्होंने ऐसे ही करा। तो उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। कह रहा चित्र एक को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर जो है वो प्रस्तुत करता है। अब मुगल सैन्य अभियान, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम इसको देखेंगे। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक कौन था भाई? बाबर। 1526 से लेकर के 1530 तक 4 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। ये जो नाम दिखेंगे ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, सबको आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम मुगल शासक बाबर, इसने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब 12 साल का बाबर राजा बन गया, और 12 साल के आप हो, सोचो। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी, यानी कि जो उसके पिता की ओर से उसको मिली थी, उसको छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल अफगानिस्तान, ठीक है, तो काबुल पर कब्जा कर लिया उसने 1504 में। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपने कब्जे उसने कर लिए।
12 साल की उम्र में केवल इसने फरगाना में मतलब राज्य हासिल कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात है। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे कह रहे आप ध्यान से पढ़िए कि आप लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं कि भाई जो दोबारा से हुई हो। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे और मुगलों और अहोम, जो कि अध्याय 7 में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, और अहोम के बारे में हमने क्लास 6 में भी थोड़ा सा पढ़ा था। सिखों, जो कि इसके बारे में अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे, और मेवाड़ और मारवाड़ अध्याय 9 में पढ़ेंगे। इनके संबंध में भी गौर करें। तो जब आप इन सभी को पढ़ लेंगे ना, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट कि आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं और या एक क्लास का पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट है। ये शुरुआत से लेकर के अभी तक चलती रहेगी और ये कभी छूटेगी नहीं। ठीक है, तो रटने की या मेमोराइज या कुछ भी ऐसा तुक्का मारने की वो ना करें, समझने की कोशिश करें। हो सकता है 10% ही समझ में आए, बट जब आप रिपीट करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चित्र नंबर 3 यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, मुगल फौज अभियान पर किस प्रकार से अभियान कर रही है। ठीक है, इनकी इसमें बात की जा रही है। तो हम चित्रों को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तालिका एक यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि प्रमुख मुगल अभियान और घटनाएं। तो पहले बाबर 1526 से लेकर 1530 इसने किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बनेंगे, जैसे कि 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को इसने हरा दिया और शासन जो है अपने अधीन कर लिया। 1527 में खानुबा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी हराया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण इसने स्थापित कर लिया था। तो पहला शासक जो है मुगल का वो बाबर होता है भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद भाई इसी का बेटा है हुमायूं। हुमायूं ने क्या करा? तो हुमायूं 1530 से लेकर 1540 तक और फिर 1555 से लेकर के 1556 तक, 1 साल के लिए। तो हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंद्वियों के सामने फीका पड़ गया, हार भी गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के अंदर और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों से ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य करा। वो भाग कर कहाँ चला गया? ईरान। कौन भाग गया भाई? हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं को आपको पता है सूरी ने भी हराया था, शेरशाह सूरी ने। दूसरा, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले ही वर्ष एक इमारत की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो बाबर ने कब्जा किया, हुमायूं को पैतृक गद्दी मिली और वैसी बात है 1530 से 1540 तक 10 साल राज करा। फिर कन्नौज में हारने के बाद ये ईरान भाग गया। कितने साल तक? 15 साल तक। 15 साल तक यह वापस नहीं आया। उसके बाद सफाविद शाह की मदद के कारण इसने दिल्ली पर पुनः कब्जा किया और 1 साल तक राज किया। और क्योंकि इसकी मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो फिर इसका बेटा जो कि है अकबर, ऑब्वियस सी बात है ये पैतृक गद्दी संभालेगा। तो 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर जो है सम्राट बन गया। उसके शासनकाल की 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब उसके जो शासनकाल है उसका जो टाइम पीरियड था उसको 3 हिस्सों में, 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। पहला 1556 से लेकर के 1570 तक का। ठीक है, इसके मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर इसने कब्जा कर लिया। सेकंड टाइम पीरियड क्या था? 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इसका जो थर्ड टाइम पीरियड है वो ये है कि 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान इसने चलाए। अब ये चला गया उत्तर पश्चिम। सफाविद को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी आपस में जोड़ लिया, मतलब अपने राज्य में जोड़ लिया इसने। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार जो है वो अकबर ने किया था। ठीक है, जबकि स्थापना बाबर ने, और हुमायूं जो है हार गया था, 15 साल बाहर रहा, उसके बाद वो दोबारा आया। अब इसका बेटा था जहांगीर, जिसको सलीम अनारकली के नाम से आप जानते हैं। अनारकली नहीं, बेसिकली सलीम, तो उसका असली नाम था जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया।
1605 से लेकर के 1627 तक इसने राज किया था। मेवाड़ के सिसोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो कि असफल रहे। हाशिए पर धकेलना मतलब दरकिनार करना, एक किनारे कर देना, ठीक है, ये समझना, दरकिनार करना, ठीक है। अब भैया शाहजहां जो है, जो अकबर जहांगीर का बेटा था, असली नाम इनका खुर्रम, ठीक है भाई। इनके बारे में इसमें बात की जा रही है। तो 1627 से लेकर के 1658 तक इन्होंने राज किया शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वो पराजित हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर इसने कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। तो कांधार जिसको जीत करके लेकर के आया गया था, वो ये वापस हार गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए इससे निवेदन किया। 1657 से लेकर के 58 तक में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारियों को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उसने उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब वही व्यक्ति है जिसने अपने पिता को कैद कर दिया और शाहजहां ये वही है, मुमताज वाले, ठीक है। औरंगजेब आखिरी मुगल शासक नहीं बल्कि आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब, जिसने पिता को भाई कैद करा और अपने भाइयों को मार दिया। 1658 से लेकर के 1707 तक इसने राज किया। तो 1663 में उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह जो है उन्होंने कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। कि भैया वो चाहते हैं, राजपूत ये थे कि हमारे यहाँ पर राठौड़ों के बीच में कि भाई हमारे उत्तराधिकारी कौन बनेगी, ये हमारा अधिकार है। इसमें मुगल हस्तक्षेप कर रहे थे जिस वजह से वहां पर विद्रोह हो गया। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। वीर शिवाजी यार, मतलब सैल्यूट। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः सफाविद ईरान भाग गया। दूसरा क्या काम करा भाई इसने, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। अब ये दक्कन में घुस रहा है, ठीक है। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, इसके विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया, खुद किया उन्होंने, ठीक है। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिक्कों, जाटों और सतनामियों, उत्तर प्रदेश में अहोमों और दक्कनों में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। किसकी मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पर, औरंगजेब की। तो औरंगजेब बेसिकली जो है मुगलों का आखिरी शक्तिशाली राजा था। आखिरी शासक जो था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ठीक है। तो देखिए ये मैप है यहाँ पर अकबर का शासन 1605 में। देखिए कहाँ कहाँ इसने शासन कर रखा है। काबुल, कांधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, चित्तौड़, सिंध, गुजरात, मालवा, बरार, गोंडवाना, उड़ीसा, पटना, बंगाल। बहुत विस्तार किया था इसने, है ना। अब उत्तराधिकार की मुगल परंपरा है। उत्तराधिकार आप समझ चुके होंगे अब तक में। उत्तर बेसिकली इतिहास के अंदर उसको बोला जाता है जो समय खत्म होना वाला होता है, मतलब लास्ट पीरियड जो होता है, ठीक है। तो लास्ट में जब पिता जो शासक है बेसिकली उसका जो अंतिम समय चल रहा होता है, तो उस वक्त कौन अधिकार जो है उस राज्य का सौंपेगा, उसके नियम की इसमें बात की जा रही है। क्या परंपरा थी, तो मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। बेसिकली ये होता है ना कि जो बड़ा बेटा है उसको ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाएंगी। तो कह रहे ये लोग इसमें विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ज्येष्ठ अधिकार में क्या होता है, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा बेटा होता है पिता के बाद राज्य का उत्तराधिकारी अपने आप वही हो जाता है। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे क्या कहते हैं सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाएगा, मतलब इक्वली सबको दे दिया जाएगा। कह तालिका एक में आप दोबारा देखिए, रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाण को
गौर कीजिए, आपके अनुसार उत्तराधिकार कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद। ज्येष्ठाधिकार मतलब सारा अधिकार बड़े बेटे को मिल जाएगा, चाहे उनके 4 बेटे हो 5 बेटे हो, जबकि सहदायाद के अंदर क्या होता है कि जितने भी बेटे हैं सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि बताइए को दोनों में से बेटर कौन है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बड़े होंगे तो 90% यही बोलेंगे कि भाई ज्येष्ठाधिकार बढ़िया है, और छोटे हैं तो 90% या 100% यही बोलेंगे भाई सहदायाद ही बेहतर है। अब हम आगे अगले पॉइंट को पढ़ें, इससे पहले इसको देख लेते हैं, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कच्छवा की राजकुमारी थी, ठीक है। वह अंबर यानी कि जो आज का जयपुर है, इसके राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। भैया जहाँ जीतते थे तो वहां पे शादी कर लिया करते थे। अब शादी कर लेने के बाद ये होता है कि भैया कोई शासक ने किसी और राज्य के इसको लूटा, इस वाले को, और यहाँ पे अगर वो शादी कर लेगा उसकी बेटी से, या तो बेसिकली ये इसका दामाद हो जाएगा। अब कोई भी बाप यार ये दोबारा इस पर अटैक नहीं करेगा, कोई अपनी बेटी का घर तो उजाड़ेगा नहीं, तो इसी का ये लोग फायदा उठा लेते हैं। अगला पॉइंट है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल के अलावा जो शासक थे उनसे बोला जा रहा है कि क्या रिलेशन है। कह रहा फिर से आप तालिका एक को देखिए, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने में इनकार कर दिया। जो मतलब उनकी सत्ता नहीं मान रहे थे स्वयं, तो उन्होंने लगातार अभियान करने शुरू करे, सैन्य अभियान, जिसमें वो बार बार जो है अटैक करते थे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने कई अन्य शासकों से स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जो अन्य शासक थे भाई, वो वैसी बात है, जब एक बहुत बड़ा हो गया और अगर आपका राज्य बहुत छोटा है और आप उसका मतलब मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं, तो युद्ध क्या करेंगे आप। तो उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया खुद ही अपनी मर्जी से कि हाँ भैया ठीक है, हम आपके अंडर में रहेंगे, ऐसे हमारा देश थोड़ी लुट गया था। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण देते हैं भाई, कि राजपूत सबसे अच्छा उदाहरण है जिन्होंने कि भाई ठीक है आप एक काम करो, ले जाओ, हटाओ, हम नहीं लड़ पाएंगे आपसे। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त कर लिया। मतलब अपनी बेटी की शादी कर दी मुगलों से, केवल इस लालच में कि हमें उनके क्या कहते हैं राज्य में ऊंचे ऊंचे पद मिल जाएंगे। पर बहुत ऐसे थे जिन्होंने विरोध भी किया, तो बहुत चीजें सही नहीं थी, बहुत चीजें गलत भी थी। तो ऐसी साम्राज्य नहीं बढ़ गया था, लोग उनकी सत्ता खुद से स्वीकार कर रहे थे। यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि राज जो है इतना ज्यादा इनका हो गया था। आगे देखिए, आगे क्या है। मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी कि जो वतन है, बेसिकली जो जमीन है, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। मतलब क्या करा कि फॉरगिव कर दिया, मतलब हराया। पहली बात तो ये करा कि उस पर अटैक करा, उसको हराया, उसको माफ कर दिया और उसको जगह भी उसकी वापस दे दी। अब इससे क्या होगा ना कि उसके ऊपर एक एहसान कर दिया गया। कोई आपको हराए, फिर आपकी जान भी ना ले और आपके साथ सम्मान्य व्यवहार करे, मतलब आपको सम्मान भी दे और आपका राज्य, आपका वतन आपको वापस भी दे दे, लोगों के सामने केवल आपको क्या कर दे, हरा दे। अब आपके ऊपर उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, एहसान हो जाता है। फिर इसी बैलेंस को उसने बना के रखा था, जिससे कि उसने कई शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बना लिया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, क्योंकि भैया किसी का तो अपमान हुआ है, जिसको आपने हराया भाई अपमान तो हुआ है। कह एक बार फिर से आप तालिका एक को देखें, गौर करें कि जब शिवाजी मुल्क सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो फिर से भैया तालिका एक कह रहा है आपको देखो, हम तो नहीं देखेंगे, हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या बताया गया है। देखिए, अगला पॉइंट है मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, मतलब साम्राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्र मिलने लगे, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित कर लिया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को क्या बोला जाता है, मनसबदार। क्या बोला गया, बेसिकली मनसबदार। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे उनको क्या बोला गया, मनसबदार। ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि सरकारी हैसियत या पद मिला हो। मनसब का मतलब होता है सरकारी हैसियत, सरकारी पद, सरकारी जॉब, ठीक है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पहला है पद, दूसरा वेतन, तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे कि उसका पद क्या होगा, उसका वेतन क्या होगा और उसका सैन्य उत्तरदायित्व यानी कि सेना के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये उसमें बताए गए थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ज्यादा ही अधिक हो जाता था। आगे देखते हैं, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। इन कार्यवाहों में जो ये कार्यवाही चल रही थी, इसके बाद ही उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते हैं और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। ये तकरीबन कितनी थी? इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था या राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जो मनसबदार थे उनके, ठीक है। जबकि वह स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, किसी और जगह रहते थे और यहाँ पर वो उनके जो नौकर थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे उनके लिए। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गई थी। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो रही थी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। भैया मतलब जो हाथ सो साथ। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि भैया 50% तक का जो है टैक्स इसमें लग जाता था। अभी हम आगे पढ़ें उससे पहले ये कॉलम जो है यहाँ मिस हो गया था बेसिकली। जात की श्रेणियां, तो 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। जितनी ज्यादा संख्या उतना ज्यादा उसका दर्जा। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदार की संख्या 79 हो गई थी। और कह रहे कि भाई आप बताओ तो राज्य का खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो है जब्त और जमींदार। क्या है सर? जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ऑब्वियस सी बात है, रेवेन्यू की बात इसमें की जा रही है। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब जो राजा थे वो डायरेक्टली टैक्स नहीं लेते थे इनसे, बल्कि उन्होंने क्या कर रखा था, मुखिया या स्थानीय सरदार रखे थे इस काम के लिए, जो राजस्व इकट्ठा करके राजा को देंगे। समस्त मध्यस्थों के लिए, जो मिडल मैन हुआ करते हैं उनके लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जमींदार का बेसिकली मतलब क्या है? उस गांव का मुखिया या फिर शक्तिशाली सरदार जो टैक्स वसूल करके राजा को देगा। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर के 1580 इस कालावधि की, मतलब जो टाइम पीरियड था, इसके लिए कृषि का पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी जो टैक्स लेते थे वो निश्चित कर दिया गया था, फिक्स था। प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया, मंडल बना दिए गए अलग अलग, और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व का दर अलग सूची इसकी बना दी गई है। भैया जो उनसे फसल होंगे उसके लिए किस किस प्रकार के टैक्स लिए जाएंगे। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या बोला गया? जब्त। क्या बोला गया सर? जब्त, ठीक है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल
प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। मतलब जब्त जो व्यवस्था थी वो गुजरात और बंगाल में नहीं लागू हो पाई। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे, कि अगर मुगलों ने थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ करा तो वो विद्रोह कर देंगे, क्योंकि वो काफी शक्तिशाली हैं, लोग काफी ज्यादा उनके पास। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह में मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है कि जब इसका 17वीं सेंचुरी के एंड में जो ऐसे विद्रोह थे, किसानी विद्रोह, जहाँ पे जमींदार बहुत शक्तिशाली थे, इन्होंने मुगल के स्थायित्व को जो है भाई चुनौती भी दी थी, और देनी भी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर सवाल आता है अकबरनामा से, अकबरनामा और आईने अकबरी। ठीक है, तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी में अकबर के शासनकला की घटना दी गई है, तीसरी जिल्द में आईने अकबरी की बात की गई है। ठीक है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो 3 जिल्द है, 3 जिल्द की किताब है अकबरनामा। पहली जिल्द के अंदर जो है अकबर के पूर्वज की बात की गई है, उसके बाद दूसरे में अकबर के शासनकाल की बात की गई है, और तीसरे में आईने अकबरी की बात की गई है। आईने अकबरी के अंतर्गत अकबर के प्रशासन, उसके घराने, सेना से रिलेटेड चीजें, राजस्व से रिलेटेड सारी चीजें, और जो साम्राज्य का भूगोल ब्यौरा है कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका उसके अंदर ब्यौरा लिखा गया है। इसमें समकालीन भारत के लौकिक परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। समकालीन बोलते हैं जब एक ही टाइम पर, मतलब मुगलों का टाइम चल रहा है, साथ में और भी टाइम चल रहा है। ठीक है, तो समकालीन एक ही समय की बात हो रही है कि जब अकबर का समय काल था, उस समय काल के दौरान भारत के जो लोग थे, उनकी जो परंपरा थी, उनकी जो संस्कृति थी, इसके बारे में भी उसके अंदर चीजें लिखी गई है। कल्चर ट्रेडिशन के बारे में भी चीजें लिखी गई है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, नंबर के अंदर चीजें लिखी गई है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर जो ये किताब है ये इनको दे रहे हैं। तो 3 जिल्द की किताब है अकबरनामा, जिसको लिखा था अबुल फजल ने, जो उनके मित्र भी थे और दरबारी भी थे। अब है अकबर की नीतियां, नजदीक से एक नजर, तो सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो अकबर की नीति क्या थी? तो प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेष करके आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको क्या बोला गया? सूबा, यानी प्रांत, ऑब्वियस सी बात है। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाए, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसको दीवान बोला गया। वित्तीय मतलब उसका जो खर्चे पानी का हिसाब किताब है वो देख रेख करेगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, कि भैया कानून व्यवस्था उस एरिया में, उस प्रांत में बना रहना चाहिए, इसके लिए उसने और भी जो अफसर थे उनका सहयोग ले रखा था, जैसे कि बख्शी, यानी कि जो सैनिक के वेतनाधिकारी थे, तो सैनिक को वेतन देंगे। सदर, यानी कि जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री थे। फौजदार, यानी कि सेना नायक, और कोतवाल, जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था। तो इनका इन्होंने इस्तेमाल कर रखा था कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए। आगे पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलम को पढ़ेंगे। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर देते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए कि भैया हम तो होंगे इंडिपेंडेंट। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई, कि भैया ऑब्वियस ही बात है, वफादारी खत्म होगी जब बात अपने पे आई, तो ऐसे ही होते हैं सब। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, ज्येष्ठ पादरी जो रोमन कैथोलिक थे, ठीक है, और जो जरदुश्त धर्म के जो शिष्य थे, जो
जो शिष्य थे, मतलब शिष्य और शिष्यां जो भी थे, जितने भी अनुयायी थे, इनके साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू करी। मतलब ये धार्मिक भी था, धर्म पे भी बात कर रहा। देखो, ब्राह्मण भी उठा लिया, उलेमा भी उठा लाया, पादरी भी लिया। ठीक है, ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। देखिए, बेसिकली ये अनपढ़ था, पर पढ़ने लिखने का इसका बहुत शौक था। ठीक है, 13 की उम्र में सम्राट बन गया था। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मातान्धता पर बल देता है, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल का सर्वत्र शांति के विचार की ओर लेके गया कि भैया हर जगह क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु भी थी। नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अकबर एक चीज को नोट कर रहा था यहाँ पे कि विद्रोह बहुत हो रहे हैं, लोग अभी भी क्या हो रहे हैं ना कि मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, फिर वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं। तो अकबर ने जब पढ़ा और सभी धर्म के लोगों को बुलाया, जो उनके विशेषज्ञ थे उनको बुलाया, और जब चीज़ों को जाना, तो उसने एक चीज़ देखा कि हर जगह ना शांति होनी चाहिए। उस पर उसने काम करना शुरू किया। तो इसका केंद्र बिंदु ये था कि नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी चीज़ चले, सभी को जो है सब कुछ बराबर मिले, और उसके राज्य में, उसके साम्राज्य में सच्चाई हो, न्याय हो और शांति हो। तो इस पर उसने बल देना शुरू किया। आगे है अबुल फजल, जो कि इनके मित्र थे। अकबरनामा लिखा है तो अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। सुलह ए कुल मतलब हर एक कुल का जो है सुलह इसमें की जाएगी। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। अब ये जो वो है क्या नीति है सुलह कुल की, वो यहाँ पर लिखा है। सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के जो अनुयायी थे, इनकी एक ही जगह है। चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, सभी कहते हैं कि भाई ईश्वर के अनुकंपा के आंचल में, मतलब ईश्वर की बात अगर की जाए तो ईश्वर के पास सभी का समान जो है वो क्या बोलते हैं, जगह है, प्लेस है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के जो शिष्य थे और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जो है इन्होंने जगह ले ली थी, क्योंकि भाई बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, और वहां पर इतनी विविधताओं के लोग रहते थे। तो मानना यह था मतलब अकबर का कि भगवान के बाद जो लोग हैं, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी एक हैं। लेकिन कट्टरपंथी लोग जो होते हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा था कि साम्राज्य में विद्रोह बहुत हो रहे थे। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वर्गों के लोग विद्रोह कर रहे थे, उसकी इसमें बात की जा रही है। जहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था, यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठा होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसमें सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह कुल का सिद्धांत का पालन किया। ये बात की जा रही है कि देखो, शिया और सुन्नी अभी के टाइम में भी एक मस्जिद में नहीं जाते हैं ये, और ईसाई और यहूदी भी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो देखो उस टाइम पर कर रहे थे। तो ये जो है बात इसमें की गई है। अब ये वाला पॉइंट बीच में रह गया था, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण करवाए और दूसरी ओर वह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि एक फरमान है। चौक और मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश, ये उसमें लिखा हुआ है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये नूरजहां का फरमान है, जो कि चित्र नंबर 8 में आपको
दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। बीच में कुछ सवाल है, जैसा कुछ है नहीं वैसे इसके अंदर। हम है इस पॉइंट पर, जो कि अब आता है 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य की इसमें बात की जा रही है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। ऑब्वियस सी बात है, विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किसी किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को भी देखकर विस्मित रह गए। दरिद्रता मतलब गरीबी, भयंकर गरीबी है। ठीक है, सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुछ मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता है। मतलब कि जितना मान लो 100% टैक्स अगर कहीं से आ रहा है, तो केवल 5.6% लोग 61.5% टैक्स ले जाते हैं। बाकी बचे हुए जो लोग हैं, जो 94.4% जो लोग बच गए, बाकी यूज करेंगे। है तो सामाजिक असमानता यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जितना मतलब अमीरों वाला राज्य, उतना ही दरिद्रता की इसमें बात की जा रही है। आगे है मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता, चूंकि वे वस्तुएं और वसूल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक यानी कि किसान और शिल्पकार हो गए या फिर पशुपालक हो गए, ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, क्योंकि अधिकतर तो टैक्स में पे कर देते थे। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, टैक्स ही पे कर देंगे तो बचेगा क्या। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मतलब जो गरीब किसान थे ना, वो भाई कर्जे में इतने डूबे थे कि वो गरीब ही रह गए। वो ये भी नहीं सोच सकते थे कि हम किसानी के अलावा कुछ और भी काम कर लेते हैं, क्योंकि भाई पैसा नहीं था, टैक्स इतना ज्यादा था। तो मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से बात करेंगे। हम 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में रन कर रही थी, ये ध्यान रखिएगा। अब हमेशा की तरह अन्यत्र हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो अध्याय जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अन्यत्र के अंदर है राजा और रानियां। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या बताया गया है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जो 1520 से लेकर के 66 तक रहे, ये शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उनकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा ऑटोमन सत्ता का मानता रहा। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया, दोबारा से बनाया उसको। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता का खिताब दिया गया कि भैया यही है, विधि को यही बनाते हैं, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इस नियम का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर ने इस समकालीन शासकों के बारे में पता लगाए
कह रहा है कि भाई अकबर के इन अन्य समकालीन शासकों के बारे में आप पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, और इनसे कहीं ज्यादा जो विवादों में रहा है रूसी शासक जार इवान चतुर्थ, ठीक है, बेसिलियविच, जो कि इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। लोग विख्यात होते हैं, कुख्यात है, सोच आप अंदाजा लगा लो कितना खतरनाक होगा। कुख्यात शब्द का इस्तेमाल किताब में किया जा रहा है। कह रहा आप इनका पता लगाएं जो कि अकबर के ही समकालीन रहे हैं। तो ये जो अध्याय था ऑब्वियस सी बात है, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य, अध्याय नंबर 4 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बेल आइकन तो मैंने पहले ही बताया कि भाई ऑन कर लीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उससे पहले तो आप आते नहीं वीडियोस देखने के लिए। और बाकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। और आशा है कि ये हेल्पफुल रहेगा। और बाकी नोट्स वगैरह से भी पढ़ा रखा है, तो प्लेलिस्ट चेक करिए, चैनल के अंदर जा करके बना रखी है सभी की, तो आपको शायद वहाँ से भी हेल्प मिल जाए, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।